हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो आज से हम आपके नए सिलेबस से 6 क्लास की विज्ञान को शुरू करने वाले हैं। आज हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है भोजन के घटक। ठीक है, जिसका क्या नाम है? भोजन के घटक। ठीक है, तो ये जो भोजन के घटक हैं इनको हम देखेंगे और चैप्टर अगर बड़ा होगा तो 2 पार्ट में करा देंगे, नहीं तो इसको आज ही हम खत्म करा देते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्लास हमारी कितनी लंबी होती है। और आपको बता दें, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करने से पहले आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, इसके एक एक पॉइंट को समझ लिया, ये चैप्टर क्या कहना चाहता है, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन आंसर करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। आप इस चैप्टर को पढ़ के ही आंसर दे सकते हो हर क्वेश्चन का। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है, पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। पिछली कक्षा की मतलब, पिछली कक्षा से मतलब है कक्षा 5 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कक्षा 5 में क्या की थी? सूची बनाई थी खाद्य पदार्थों की, किस टाइप के खाद्य पदार्थ हम लेते हैं और किस टाइप के खाद्य पदार्थ हमें लेना चाहिए, क्या संतुलित आहार होता है, ये सब चीजें हमने कक्षा 5 में सीखी थी। ठीक है, फिर कह रहे हैं भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। ठीक है, मतलब भारत के किस हिस्से में कौन सा व्यंजन ज्यादा खाया जाता है। जैसे कि हमारे यूपी साइड में क्या होता है, गेहूं की रोटी चावल खाया जाता है। चावल इतना नहीं, पर हाँ गेहूं की रोटी जरूर ही खाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे बंगाल साइड में क्या होता है, हमारा बंगाल साइड में, कोलकाता साइड में चावल ज्यादा खाया जाता है, चावल और फिश ज्यादा खाई जाती है। इस तरीके से यही बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता हो सकता है तो दूसरे में चावल, सांबर, भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली, सब्जियां हो सकती है। मतलब तरह तरह की जगह पे ये तरह के ये खाद्यान्नों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक हमारे पास क्या दिया गया है, एक थाल दी गई है खाने की, जिसमें हमारे पास रोटी है और रोटी के साथ हमारे पास क्या है, एक सब्जी है और दूसरे में हमारे पास दाल है। ठीक है, ये कह रहे हैं आमतौर पर क्रियाकलाप 1 है। वैसे क्रियाकलाप को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर हमें लगेगा क्रियाकलाप अच्छा है तो कराएंगे, वरना इसको करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं आमतौर पे हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार को कुछ उदाहरण सारणी में दिखाया गया है। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? बस ये कहना चाह रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारे घर में खाना बनता है, ठीक है, हमारे घर में जब खाना बनता है तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे खाने में कोई ना कोई अन्न जरूर होता है। या तो हमारे घर में दाल बनेगी, या मतलब अन्न के रूप में दाल होगा, चावल होगा या रोटी होगी। रोटी तो मस्त होती है हमारे इधर साइड में। तो ये क्या होता है, अन्न से बनी एक चीज होती है। ठीक है, और अगर दूसरी जगह की बात करते हैं तो वो दाल मांस का की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी ये क्या है, एक अन्न है। ठीक है, इसी प्रकार से कह रहे हैं कि इसके खाने के साथ साथ हम दही, मट्ठा, अचार भी ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि हम रास्ते में यात्रा कर रहे होते हैं तो हमको ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो हमको रास्ते में जो मिलता है वो हम खा लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने इस चीज के लिए क्या की है, सारणी बनाई है। यहाँ पे हम सारणी को देख लेते हैं। ये कह रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों तथा राज्यों के सामान्य भोजन। ठीक है, जैसे कि पंजाब की बात की है तो पंजाब में क्या बोला जाता है, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। तो यहाँ पे मक्के की रोटी है। ठीक है, अन्न का व्यंजन, अन्न की बात करते हैं तो मक्के की रोटी है। और दाल मांस का, दाल या मांस की जगह पे वो लोग क्या लेते हैं, राजमा ले लेते हैं। ठीक है, और सब्जियों में क्या लेते हैं, सरसों दा साग।
ठीक है। तो ये जो है मुख्य भोजन यहाँ वहां का पंजाब का माना जाता है मक्के दी रोटी, सरसों दा साग और राजमा। ठीक है। अन्य व्यंजन में अगर उनका मन कर रहा है कुछ और साथ में खाने का तो दही और घी, तो घी मस्ट ही होता है उनके लिए, घी और दही वो ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में क्या लेते हैं, चावल लेते हैं, अरहर की दाल तथा रसम, रसम जिसको चारू बोलते हैं, कुंदरू ले लेते हैं, और अन्य अन्य व्यंजन को साथ में क्या ले लेते हैं, मट्ठा, घी, अचार, इस तरीके से वो ले लेते हैं। इस तरीके से अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो भाई देखते हैं, ये कह रहे हैं हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। ठीक है। कच्ची सामग्री का मतलब क्या हुआ, तो कच्ची सामग्री जो होती है उसका मतलब क्या हुआ, कच्ची सामग्री का यहाँ पे मतलब हुआ है जैसे कि हमारी दाल। ठीक है। हमारा व्यंजन मतलब होता है हमारा क्या, खाना। ठीक है। क्या होता है, व्यंजन मतलब खाना। हमारा खाना जो होता है एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है। जैसे दाल हमारी कच्ची हुई, उसको हम पकाते हैं। सब्जी हमारी कैसी होती है, सब्जी जो होती है कच्ची होती है, उसको हम क्या करते हैं, पकाते हैं बाद में। ये सारी चीजें जो होती है कच्ची सामग्री होती है। मसाले जो होते हैं कच्चे डालते हैं, बाद में पक जाते हैं। ठीक है। ये इसी चीज को इन्होंने कच्ची सामग्री बोला है। फिर ये कह रहे हैं जो हमें पादपों, आगे पेज पे चलते हैं, तो पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है। ये हमें किससे मिलते हैं, पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है। मतलब कच्ची सामग्री जो होती है वो कहाँ से मिलती है, या तो हमें पादपों से मिलेगी या तो जंतुओं से मिलेगी। दो सोर्स जो होते हैं वो हमारे खाद्य पदार्थ वहां से लिया जाता है। बात आती है खाद्य पदार्थ क्या होता है, खाद्य पदार्थ मतलब जो चीज हम खाते हैं वही हमारी क्या होती है, खाद्य पदार्थ होती है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है। अब आता है संगठक। संगठक का मतलब होता है जो हम सामग्री यूज कर रहे हैं, कच्ची सामग्री। ठीक है। संगठक का मतलब होता है उनके जो प्रकार जो होते हैं। ठीक है। वो भोजन के जो संगठक सामग्री होती है, लिस्ट जो होती है भोजन में यूज की जाने वाली, वही संगठक। जैसे कि हम क्या करते हैं, दाल बना रहे हैं, दाल में हम क्या क्या डालते हैं, दाल डालते हैं, नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं। ठीक है। और क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। तो ये जो है, ये जो हमारी लिस्ट है, ये हमारे क्या है, संगठक है। तो ये कह रहे हैं कि इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। यही जो कच्ची सामग्री होती है, इसमें हमारे शरीर के लिए, जो हमारे शरीर को जो आवश्यक घटक चाहिए होते हैं, आवश्यक कंपोनेंट चाहिए होते हैं, वो हमें इन्हीं कच्ची सामग्री से मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं इन्हीं घटकों को हम पोषक कहते हैं। मतलब ये जो हम यहाँ पे अंडरलाइन इसको कर दे रहे हैं, अगर ये जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको मिल रहा है चैप्टर में चाहिए है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो हमारा प्ले स्टोर पे एक ऐप है जिसका नाम है जोजस स्टडी। आप डालिएगा प्ले स्टोर पे, वैसे तो नाम तो है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, जोजस स्टडी डालिएगा प्ले स्टोर पे, मिल जाएगा, सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। यहाँ पे ये आप एनालिसिस वाला भी, इस यहाँ पे हम एनालिसिस ही करा रहे हैं चैप्टर की, ये भी मिल जाएगा, साथ में क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए फिलहाल इसको देखते हैं। तो कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक घटक होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या होने चाहिए, हमारे भोजन जो है उस वो मुख्य पोषक हमारा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, खनिज लवण होना चाहिए। कुल 5 हमारे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा, विटामिन, ठीक है, प्रोटीन। ये 5 चीजें जो हैं वो हमारे पोषक तत्व कहलाते हैं। ये हमारे भोजन में होना आवश्यक। ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुचांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। रुचांश तथा जल का क्या मतलब है, तो रुचांश तथा जल का यहाँ पे क्या मतलब है, रुचांश क्या होता है। ठीक है। रुचांश क्या होता है, तो रुचांश जैसे कि हमने क्या खाई, वो खाई, क्या खाई, वो क्या कहते हैं उसको, मौसमी या संतरा खाया। ठीक है। तो ये इसके जो वक्कल होते हैं, वक्कल मतलब छिलका जो होता है, बाहर वाला छिलका नहीं, हम बात कर रहे हैं अंदर जो छिलके होते हैं। ठीक है। वो उनमें क्या होता है, रुचांश मतलब एक रेसे टाइप की आकृतियां इस टाइप की होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रुचांश कहते हैं। यही रुचांश जो होते हैं वो हमारे भोजन में शामिल होने चाहिए। ये हमारे फाइबर, रुचांश को हम फाइबर बोलते हैं। और जल तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। ठीक है। तो जल भी हमारे भोजन में होना चाहिए। फिर ये करें जिनके हमारे शरीर में
आवश्यकता है। फिर ये कह रहे क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि क्या सभी जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं इनमें ये पोषक तत्व जो होते हैं उपलब्ध होते भी हैं। तो भाई जिस टाइप का हम भोजन करेंगे तो उसी हिसाब से हमको पता चलेगा। अब हमको पता भी होना चाहिए कौन से भोजन में कौन से पोषक तत्व होते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये कह रहे कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषक परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, भोजन होगा, कच्ची सामग्री भी चाहिए होगी, पकी उसी कच्ची सामग्री से पकाया हुआ भोजन भी चाहिए होगा। उसमें हमको ये टेस्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें इसमें उपलब्ध हैं, इसके कुछ प्रयोग बताएंगे ये। उन प्रयोगों में कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पता लगाना, प्रोटीन का पता लगाना, वसा का पता लगाना बहुत ही ज्यादा ईजी है। इन तीनों में सबसे ज्यादा ईजी है वसा का पता लगाना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं आइए इन परीक्षणों को हम देखते हैं। तो परीक्षण आखिर ये कैसे करेंगे, ये कह रहे हैं इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलेनों की आवश्यकता होगी। तो किसकी आवश्यकता होगी, आयोडीन की आवश्यकता होगी, कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होगी, इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा, तथा कास्टिक सोडा के विलेनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं आपको कुछ परख नलियों की तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। तो हमें यानी उसमें औजार के रूप में क्या चाहिए होगा, परख नली चाहिए होगा, एक ड्रॉपर चाहिए होगा। तो उसी से हम चेक करेंगे भोजन को। फिर कह रहे हैं ये इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर डालें। तो ये जो जैसे कि ये हमारा कच्ची सामग्री है और शायद ये पका हुआ भोजन है। ठीक है, तो कच्ची सामग्री नहीं है, यहीं पे यहाँ पे हमारी कच्ची सामग्री ही है, पका हुआ भोजन नहीं है। फिलहाल इन्होंने क्या किया है, आलू लिया है, आलू को काट रहे हैं, उस पे ये डाल रहे हैं ड्रॉपर से, ये आयोडाइन जो विलेन है आयोडीन वाला वो डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए तथा किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत करना। मतलब आपको सिर्फ प्रयोग करना है, खुद पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जिस चीज पे कर रहे हो उसी पे करो, खुद पे कोई एक्सपेरिमेंट मत करो। ठीक है, नहीं तो आप आफत में आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से इन्हें तैयार करा सकते हैं। तो ये चीज जो है उन्होंने तैयार करने के लिए भी बोली है। इतनी ये कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ये कह रहे हैं कि आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो हाँ, अब हम सबसे पहले किसका पता लगा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का पता लगा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। ये कह रहे हैं आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए आधी भरी हुई परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीमीटर जल में 2 कप। ये सब चीजें जो हैं आपके काम की नहीं है, क्योंकि 6 क्लास में कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है। ठीक है, यहाँ पे विलयन बनाने की बात कर रहे हैं बस। फिर ये कह रहे हैं यदि किसी खाद्य पदार्थ के में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मतलब अगर कोई जो हमारा कार्बोहाइड्रेट की जांच कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे किस रूप में हमको मिलता है भोजन में, अधिकतर मुख्य रूप से मंड और स्टार्च के रूप में मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर उसमें मंड है, कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म मंड है, ठीक है, अगर किसी चीज में है तो उसका हम पता बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो मंड के लिए ये परीक्षण यहाँ पे करने वाले हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो जाता है, या नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि भैया मंड का अगर आपको पता लगाना है तो हमें करना क्या होगा। तो जैसे कि हमने ये आलू लिए थे, आलू का छोटा सा हिस्सा ले लिया था, आप यहाँ पे देख सकते हो, आलू का छोटा हिस्सा ले लिया था, उसमें हमने क्या किया है, आयोडीन विलयन जो था हमने ड्रॉपर में जो भरा था
उसको उसको हमने उस हिस्से पे डाल दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो आयोडीन विलयन हमने जो लिया था वो हमने इस आलू पे डाल दिया है। इस आलू पे जब ये पड़ा तो इसका रंग कैसा हो गया, नीला हो गया। कैसा हो गया, इसका रंग नीला हो जाता है। अगर इसका नीला हो जाएगा या काला हो जाएगा, अगर इसका रंग नीला या काला हो जाता है तो हम समझ सकते हैं कि इसमें भैया मंड उपस्थित है। ठीक है, तो ये वाला पेज भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इस परीक्षण को किसी अन्य पदार्थ के साथ दोहराइए। मतलब ये जो हमने मंड वाला परीक्षण किया है किसी और पदार्थ के साथ भी आप दोहरा सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि जांच कीजिए किसमें मंड है, फिर अपनी सारणी बनानी है, उसमें ये सब लिखना है। ठीक है, प्रोटीन के लिए परीक्षण आप कर रहे हैं। अभी हमने किसके लिए किया था, कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण किया था। अब हम सेकेंड कर रहे हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। ठीक है, मतलब थोड़ी ही मात्रा पे हम करते हैं। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर, ठीक है, उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। तो हमें अभी करना क्या है, इन्होंने कहा है कि हमें क्या लेना है, खाद्य पदार्थ जिसपे हमें टेस्ट करना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसकी थोड़ी सी मात्रा लेनी होगी। वो जो थोड़ी मात्रा है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तब तो ठीक है, अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो हमें क्या करना होगा, सब महीन महीन पीस लेना है उसको, मतलब उसका बिल्कुल भरता बना लेना है। फिर परख नली में क्या करना है, उस जो सामग्री थी हमारी खाद्य पदार्थ वाली उसको डालना है। फिर उसमें डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है, फिर उसको हिलाना है। इतना इन्होंने बोला है। फिर आगे बोल रहे हैं, अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। ठीक है, तो अब इन फिर अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। क्या बोला इन्होंने, ड्रॉपर की सहायता से, मतलब उसको ड्रॉपर में भर लेना है। परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है, हमें क्या करना है, ड्रॉपर की सहायता से हमें परख नली में क्या डालना है, ड्रॉपर की सहायता से परख नली में हमें कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है। किसका विलयन डालना है, कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है। वो भी कितना डालना है, 2 बूंद डालना है। 2 बूंद की माप के लिए ही इन्होंने किसका यूज किया है, ड्रॉपर का यूज किया है। ठीक है, फिर कास्टिक सोडा 10 बूंद किसकी डालनी है, कास्टिक सोडा की डालनी है। कितनी डालनी है, 10 बूंद ही डालनी है, आपको इससे ज्यादा या कम नहीं डालनी है। तो 2 बूंद क्या डालना है, कॉपर सल्फेट डालना है। जो हमने परख नली में भोजन पानी में डालकर रखा हुआ था उसी में हमें 2 बूंद कास्टिक सोडा की डालनी है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालनी है और 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालनी है। फिर अच्छी तरह हमें हिलाकर थोड़ी देर के लिए हमें रख देना है। ठीक है, फिर ये कह रहे कि क्या ये जो हमारा पदार्थ था, खाद्य पदार्थ था, वो बैंगनी रंग का हो गया है। मतलब उसको हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। अब थोड़ी देर के लिए रख दिया था तो इसका जो हमारा विलयन था, ठीक है, वो उसका रंग चेंज हो जाएगा और रंग कैसा हो जाएगा, बैगनी। बैगनी मतलब पर्पल कलर का हो जाएगा। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। मतलब अगर उसका बैगनी रंग हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि उसमें प्रोटीन है। अगर बैगनी रंग नहीं होता है तो हम समझ जाएंगे कि उसमें प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो अब है हमारा वसा के लिए परीक्षण। ठीक है, वसा का परीक्षण बहुत ही ज्यादा इजी है। ये करे खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, मतलब खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेनी है। इसे कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। तो हमें क्या करना है, इसे हमें कागज के टुकड़ा लेना है, उस पर कूटना है उसको, खाद्य पदार्थ को। फिर कूटने, फिर वो लेकर आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पेज पे ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में हम ये सारणी देखते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच गए हैं। तो ये कह रहे हैं, पर ध्यान रखना पड़ेगा हमें, क्या किस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कागज जो है वो फट ना जाए। मतलब इस तरीके से सावधानी से हमें कूटना है उसको कि कागज हमारा फटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। ठीक है, कागज को किसी प्रकार के सामने लाएं, आप इस धब्बे को होकर जाने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, कागज पर तेल का धब्बा पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है।
क्या दर्शाता है? वसा की उपस्थिति दर्शाता है। तो ये कहने का मतलब क्या था? इन्होंने कैसे प्रयोग करने की बात की? इन्होंने क्या किया है कि एक थोड़ा सा भोजन लिया है जिसपे भी टेस्ट करना है, ठीक है, उसको कागज में लपेट लिया, उसको अच्छे से कूटा, इस तरीके से कूटा कि हमारा कागज फटना नहीं चाहिए। फिर हमने उसमें से सामग्री निकाल दी, फिर कागज को देखा, अगर तेल के धब्बे हैं तो समझ लो उसमें वसा है, ठीक है, अगर तेल के धब्बे नहीं पड़ रहे हैं तो समझ लो उसमें वसा नहीं है। और फिर ये बोल रहे हैं कि उसको, अगर उसमें तेल के धब्बे होंगे तो हम क्या करें, कैसे पता लगाएंगे कि तेल के धब्बे हैं? पहली बात तो हमको साफ साफ दिख जाएगा उसमें तेल तेल के निशान। दूसरी बात, फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको सूरज के सामने या किसी लाइट के सामने उस कागज को ऐसे रखना है और देखना है कि सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत धुंधली धुंधली आर पार जा रही कि नहीं जा रही है, यही बोला है, ठीक है। तो ये प्रयोग भी हो गया। अब ये कह रहे हैं खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है, इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो वह सूख जाए। मतलब अब अगर कह रहे हैं जैसे हमने कोई ऐसी सब्जी ली है या कोई ऐसा पदार्थ लिया है जिसमें जल भी है वसा भी है, तो अब हम उसको कागज पे कूटेंगे तो गीला भी हो जाएगा, तेल तो आएगा ही पर गीला भी हो जाएगा, तो हमको सही से पता नहीं चलेगा। तो कह रहे हैं कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले उस कागज को अच्छे से धूप में सुखा लेना होगा, फिर हमें तेल का दाग देखना होगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या प्रोटीन, वसा या मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है? तो हाँ भैया, ये जो हमने परीक्षण किए हैं इसीलिए ही तो परीक्षण किए हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वसा किसमें है, मंड किसमें है और वो प्रोटीन किसमें है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, दूध में तो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिनमें इनमें से भी कोई पोषक तत्व उपस्थित ना हो? ठीक है, ऐसे पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था, ठीक है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो भैया हमें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता होती है। तो ये कह रहे थे 3 के लिए तो हमने परीक्षण कर लिए। अब ये कह रहे विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे भोजन में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अब इसके पहले हम अपनी सारणी देख लेते हैं, ये सारणी में आखिर क्या कह रहे थे। तो सारणी ये रही हमारी, ये ठीक है, इस सारणी को हम देख लेते हैं। तो सारणी सारणी सारणी, ये रही हमारी सारणी। तो इस सारणी में यहाँ पे लिखा है खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व। जैसे आलू की बात करते हैं तो आलू के लिए हमने क्या किया था, आलू के लिए हमने परीक्षण किया था, उसमें क्या था, हमारा मंड था। फिर प्रोटीन के लिए सेम परीक्षण करना है, वसा के लिए सेम परीक्षण करना है। ऐसे ही दूध के लिए करना है, दूध में हमारा प्रोटीन होता है, देखना है कि मंड होता है कि नहीं होता है, वसा होता है कि नहीं होता है। ऐसे मूंगफली के लिए करना है, पका हुआ चावल के लिए, पका हुआ चावल में मंड होता है, मूंगफली में हमारा वसा होता है, दूध में हमारा ये होता है, ठीक है। पके हुए चावल में भी हमारा कार्बोहाइड्रेट मंड होता है और सूखा नारियल जो होता है उसमें हमारा वसा होता है। पकी हुई अरहर की दाल में प्रोटीन होती है, पकी हुई दाल में भी प्रोटीन होती है, ठीक है। इस तरीके से हमें परीक्षण करना है, परीक्षण की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से परीक्षण करना है। आगे चलते हैं, तो आगे तो हमने पढ़ लिया था, अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, ये यहाँ पे देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, मतलब ये जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के लिए आखिर करते क्या है। हमने पता कर लिया कि किस भोजन में ये है, किस भोजन में वो है, लेकिन ये हमारे शरीर में करते क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है। एक बार फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ऊर्जा मतलब एनर्जी देता है, ठीक है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब ऊर्जा तो हमें वसा से भी मिलती है, ठीक है। वसा ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से तो मिलती ही मिलती है, साथ में हमें वसा से भी ऊर्जा मिलती है। पर हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अगर हम, जैसे कि हमने इतना कार्बोहाइड्रेट लिया है, इतना ही वसा लिया है, तो इसमें ऊर्जा जो है इसके मुकाबले में कम होगी, मतलब इसमें वसा में ऊर्जा जो है वो ज्यादा होगी, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। वसा, और आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है यहाँ पे हम देख लेते हैं।
आगे लिखा है वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ किस भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, तो ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो। ठीक है, ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्स बताए गए हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्या है, मक्का है। ठीक है, मक्के को चाहे पका के खाओ, मक्के को चाहे उबाल के खाओ, मक्का है हमारे पास। ये हमारे पास आम है, ये हमारे पास तरबूज है, ये हमारे पास गन्ना है, और ये हमारे पास आलू है, ये हमारे पास पपीता है, ये शकरकंदी है, ये गेहूं है, चावल है। ठीक है, और ये बाजरा, ये चावल है, ये बाजरा है। ठीक है, इन सारी चीजों में आखिर होता क्या है, इन सारी चीजों में हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बो अगर पूछा जाए ऐसे 5 नाम बताओ, ठीक है, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, तो इन सारे नामों में से आप कोई भी नाम बता सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन किसमें, मतलब इनमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि हमारे पास चावल है, चावल में कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होता है, कई सारी चीजें, जैसे कि हम आम की बात करते हैं, आम में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होता है, कई सारी चीजें होती हैं। लेकिन क्या है, ये जो हमारे पास ये यहाँ पे सामग्री जो दी गई है, ये सोर्स जो दिए गए हैं भोजन के, इनमें सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कौन कौन से हैं, बाजरा, गेहूं, चावल, गन्ना, शकरकंदी, आलू। ठीक है, और तरबूज, मक्का, पपीता, ये इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आगे हमको ये इन्होंने दिया है वसा युक्त भोजन। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं वसा के कुछ सोर्स। जैसे पहला ए वाला जो दिया है वो पादप सोर्स से भी दिया है, दूसरा वाला जंतु सोर्स से दिया है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे सामान रखे गए हैं, ये पादपों के द्वारा मिले हुए वसा के सोर्स है। पादप का मतलब पेड़ पौधे से मिले हुए सोर्स है। ठीक है, तो जैसे सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी का तेल कहाँ से मिलेगा हमें, सूरजमुखी का तेल हमें सूरजमुखी के पेड़ों से मिलेगा। ठीक है, मतलब उसके फूलों से मिलेगा। सरसों का तेल हमें सरसों के पेड़ से मिलेगा, नारियल का तेल हमें नारियल के पेड़ से मिलेगा, सोयाबीन का पेड़ हमें सोयाबीन का तेल हमें सोयाबीन के पेड़ से मिलेगा। गरी, बादाम, तिल, मूंगफली, इन सब, ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, पेड़ों से ही तो उगती हैं ये सारी चीजें। इनसे हम तेल निकाला जाता है, इनमें क्या होता है, वसा होता है। और हमें वसा का दूसरा सोर्स दिया गया है जंतु सोर्स। जंतु सोर्स मतलब जंतुओं से जो हमें मिलता है, जैसे कि ये मांस, मांस जंतु का है। घी भी हमें जंतु से मिलता है। भाई घी हमें कैसे मिलता है, जंतुओं से। भाई घी जो होता है वो दूध से बनता है। दूध कहाँ से आता है, वो आता है जानवरों से। ठीक है, तो ये क्या है, जानवर क्या है, एक जंतु है। मक्खन, क्रीम, अंडे, मछली, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं हमारे जंतु सोर्स से मिलने वाले वसा के सोर्स हैं ये। ठीक है, ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। यहाँ पे भी हमको कई सारी चीजें दिखाई गई हैं। ये हमको प्रोटीन के सोर्स दिखाया गया है। पहला वाला पादप सोर्स है, दूसरा वाला जंतु सोर्स है। ठीक है, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए किसमें होती है, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है दालों में। ठीक है, दाल, दालों में प्रोटीन सबसे ज्यादा होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो भाई, ए वाला जो हमारा इन्होंने कहा था ये पादप सोर्स है, मतलब पेड़ पौधे से ये हमें प्रोटीन के सोर्स मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपको कहा गया है प्रोटीन बढ़ाओ तो आप मीट मछली अंडा वंडा ये सब खाने लगो, मांस वांस खाने लगो, जरूरी नहीं है। आपको ये सारी प्रोटीन जो है वो हमें पादप सोर्स से भी मिल सकती है, पेड़ पौधे से मिलने वाले सोर्सों से भी मिल सकती है। जैसे कि इन्होंने मूंग की दाल बहुत ही ज्यादा हेल्दी बोली जाती है। चना, मटर और सोयाबीन, राजमा, तुअर मतलब अरहर की दाल। ठीक है, और ये सारी चीजें जो हैं इनसे हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। ये हमारे पादप सोर्स हैं। यहाँ पे हम चलते हैं, ये हमारे जंतु सोर्स हैं। जंतु सोर्स में भी जैसे कि हमने आपको बताया था ना, मछली में सिर्फ हमारा
कार्बोहाइड्रेट ही नहीं मिलता, मछली में हमें वसा ही नहीं मिलता है, क्या मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है। दूध में हमें वसा ही नहीं मिल रही है, प्रोटीन भी मिल रहा है। अंडा में सिर्फ हमें वसा नहीं मिल रही है, प्रोटीन भी मिल रही है। ऐसे मांस है, मछली है, पनीर है, अंडे हैं, दूध है, ये सब हमारे क्या है, प्रोटीन के सोर्स भी हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आगे इन्होंने बोला है प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता हमें किसके लिए होती है, शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। इसीलिए क्या बोला जाता है, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन जरूर दो, क्योंकि छोटे बच्चे, बड़े लोग तो थोड़ी ना बढ़ते हैं, 18 साल के बाद हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। 18 साल से पहले जो होते हैं उनको प्रोटीन आहार में बहुत लेना चाहिए। इसलिए बोला जाता है बच्चों को दाल खिलाओ, खूब जितना हो सके दाल खिलाओ, बेसन खिलाओ, बेसन से बनी हुई चीजें खिलाओ, ताकि उनको प्रोटीन मिले। जब उनको भरपूर मात्रा में, मतलब जितनी चाहिए उतनी अगर प्रोटीन मिल रही है तो वो वृद्धि करेंगे, मतलब अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन बोला जाता है। तो प्रोटीन युक्त भोजन को हम क्या बोलते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है, जहां पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, अगर आपने ये पॉइंट पढ़ लिए तो चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप अच्छे से कर सकते हो। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये कह रहा है विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन जो होते हैं रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो क्या क्या करते हैं विटामिन, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। किससे, रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। ठीक है, एक तो विटामिन का काम हुआ रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, किसकी रक्षा करते हैं, हमारे शरीर की। दूसरा हमारी आंख, अस्थि, दांत, ठीक है, ये मसूड़े, इनको भी स्वस्थ रखते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो बी एक ऐसा विटामिन होता है जिसमें कई सारे विटामिन B1, विटामिन B12 इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इनको, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारे शरीर को क्या चाहिए होता है, सभी प्रकार के विटामिन चाहिए होते हैं, ये हम, ठीक है। लेकिन ये विटामिन, कोई जरूरी नहीं कि आपको विटामिन चाहिए तो आप मार विटामिन वाली चीजें ही खाए जा रहे हो, बाकी किसी चीज का ध्यान नहीं है। ठीक है, हमें जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उतनी चाहिए। मतलब हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता होती है, अल्प मात्रा में ही आवश्यकता होती है, मतलब थोड़ी सी मात्रा में ही आवश्यकता होती है। ठीक है, हर चीज के अगर फायदे हैं, अगर उसका हम क्या बोलते हैं, अति कर दी जाए किसी चीज की तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाती है। ठीक है, तो हमें जिस चीज की जितनी जरूरत होती है हमको उतनी ही लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, विटामिन ए क्या करता है, हमारी त्वचा के साथ साथ विटामिन आंखों को स्वस्थ रखता है। अगर आपकी आंखें कमजोर है तो विटामिन ए वाली चीजें खाओ। ठीक है, विटामिन सी से बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। मतलब विटामिन सी क्या करता है, जो हमारे रोग, जो हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं उनसे हमारी लड़ने में सहायता करता है, मतलब रोगों से रक्षा करता है। और विटामिन डी जो होता है हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। मतलब विटामिन डी से क्या, विटामिन ए से हमको क्या मिलता है, आंखों की रक्षा होती है, त्वचा की रक्षा होती है। विटामिन सी से रोगों से लड़ने की रक्षा मिलती है। विटामिन डी से हमारे दांत, अस्थि जो होते हैं वो हमारे मजबूत रहते हैं। ठीक है, विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र में दर्शाए गए हैं। तो नेक्स्ट पेज में हमको विटामिन से भरपूर भोजन जो है वो दिखाया गया है। यहाँ पे तो नहीं दिखाया गया है, चलो पीछे देख लेते हैं, रह गया है क्या कुछ। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये दिखाया गया है। ठीक है, वही मैं सोच रही थी, आगे तो नहीं है। तो यहाँ पे आप भोजन को देख सकते हो। यहाँ पे हमारा कैसा भोजन दिया गया है, विटामिन ए के कुछ सोर्स दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है, आप देख सकते हो कि दूध जो है लगभग सब में दिया जा रहा है। तो दूध एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के। ठीक है, तो ये क्या है, दूध है, मछली का तेल है, गाजर है, आम है, पपीता है, ये इन सारी चीजों में क्या होता है, भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि विटामिन ए के सोर्स क्या है, तो विटामिन ए के सोर्स हो जाएंगे गाजर, पपीता, दूध,
ठीक है। और मछली का तेल, आम, ये सारे हो जाएंगे। अब हमारे पास आता है विटामिन बी के सोर्स। तो विटामिन बी के सोर्स में हमारा गेहूं, गेहूं में विटामिन बी भी होता है, साथ में हमारा कार्बोहाइड्रेट भी होता है। चावल में भी हमारा विटामिन बी होता है, साथ में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। मांस यकृत दिया गया है, ठीक है। यकृत में हमारा विटामिन बी होता है, ठीक है। तो आपको ये खाने की जरूरत नहीं है, ये भरपूर मात्रा में खाओ, आपको विटामिन बी मिलेगा। तो गेहूं, चावल और यकृत में हमारा क्या होता है, विटामिन बी होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे विटामिन सी के कुछ सोर्स। विटामिन सी मोस्टली उसमें होते हैं जो खट्टे होते हैं, ठीक है, मोस्टली। जैसे आप कहोगे मिर्च खट्टी होती है, तो मिर्च खट्टी नहीं होती है, पर विटामिन सी इसमें पाई जाती है, ठीक है। संतरा, टमाटर, और ये हमारा क्या है, अमरूद और मिर्च, नींबू, आंवला, ठीक है। इन सारी चीजों में क्या होता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है। एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं। टमाटर, संतरा, मौसमी भी, ठीक है, और हमारा आंवला, नींबू, मिर्च, अमरूद, इन सब में विटामिन सी होती है। विटामिन डी की बात करते हैं तो इसमें भी हमारा दूध आ रहा है। दूध हमारा खट्टा नहीं होता है, तो इसमें विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है, पर दही में पाया जाता है, ठीक है। ये दूध हुआ, मक्खन हुआ, और यकृत हुआ, अंडे हुए, मछली हुई, इन सब में क्या होता है, विटामिन, ये विटामिन डी के सोर्स है। किसके सोर्स है, विटामिन डी के सोर्स है। तो विटामिन डी के सोर्स में दूध, मक्खन, मछली, अंडा, ठीक है, यकृत या मांस भी आप बोल सकते हो। तो इनमें क्या होता है, हमारा विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आयोडीन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। आयोडीन के बारे में पढ़ने से पहले हम इधर, चलो देख ही लेते हैं, पहले इसको ही देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। इन्होंने जो ये डायग्राम दिए रखे हैं उनको हम देख लेते हैं। अब इन्होंने आयोडीन के कुछ सोर्स बताए हैं, आयोडीन के कुछ सोर्स बताए। आयोडीन भी हमारे शरीर में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आयोडीन किसमें होती है, हरी पत्तेदार सब्जियों में आयोडीन होती है, ठीक है। इससे हमारा खून बढ़ता है, ठीक है। पालक इन्होंने दे रखी है, मछली दे रखी है, दही दे रखा है, और ये स्कॉर्पियो, ठीक है, ये दे रखा है। स्प्रिंग, ठीक है, ये देखा है। और मुझे हिंदी में नहीं याद आ रहा है, इसका नाम क्या है, शायद झींगा, झींगा मछली, ठीक है। और ये हमारा अदरक है। इन सब में क्या होता है, आयोडीन होता है। तो आयोडीन किसमें किसमें पाया जाता है, स्कॉर्पियो, और हमारा है दही, मछली, और पालक, और अदरक, इन सब में हमारा ये पाया जाता है, ठीक है। और ये हमारे क्रैब्स दिए गए हैं, ठीक है, क्रैब्स दिया गया है ये, ठीक है, क्रैब्स है, क्रैब्स, केकड़ा, ठीक है। फास्फोरस, ये थे हमारे आयोडीन के सोर्स। अब हम फास्फोरस के सोर्स की बात करते हैं। तो फास्फोरस के सोर्स में हमारा दूध आएगा, केला आएगा, मिर्च आएगी, गेहूं आएगा, और चावल आएगा, ठीक है। तो फास्फोरस के सोर्स में हमारा क्या आएगा, दूध आएगा, ठीक है, गेहूं आएगा, चावल आएगा, मिर्च आएगा, केला आएगा, ठीक है। इनमें क्या होता है, फास्फोरस होता है। लोह, ठीक है, लोह, लोह मतलब आयरन हमें मिल रहा है, मिलेगा, ठीक है। और आयोडीन से हमें क्या मिलता है, हमारा दिमाग भी तेज होता है, ये बात भी ध्यान रखना। लोह, लोह तत्व मतलब किसमें है, लोहो के सोर्स मतलब आयरन, आयरन से भी हमारा खून बढ़ता है, हमारा खून जो होता है साफ होता है आयरन से, ठीक है। तो हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, मांस हो गया, और ये हमारा पियर हो गया, और ये हमारा एप्पल हो गया, ठीक है। इन सब में क्या होता है, वो आयरन होता है, क्या होता है, आयरन होता है। हरे पत्तेदार सब्जी, अमरूद, सेब, और मांस, ठीक है। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम सबसे ज्यादा दूध में होता है और अंडों में होता है, ठीक है। कैल्शियम किसमें सबसे ज्यादा होता है, दूध में होता है, अंडों में होता है। तो ये कैल्शियम के कुछ सोर्स हैं, और हमारे बादाम में भी कैल्शियम होता है, ठीक है। ये सब क्या थे, खनिज लवण के सोर्स थे। तो हमने खनिज लवण के सोर्स कौन कौन से देखे, हमने आयोडीन, सबसे पहले हमने आयोडीन देखा, फिर हमने फास्फोरस के देखे हैं, फिर हमने आयरन देखा, फिर कैल्शियम देखा। ये सब क्या है, हमारे खनिज लवण के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिया रखा है, यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं ये दोनों
दोनों बच्चे, ये कह रहे हैं हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। मतलब अगर आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी बिना खाए विटामिन डी चाहिए, तो भगवान ने हमको एक ऐसी चीज दे रखी है जिससे हमें विटामिन डी मिल सकती है, वो है हमारा सूरज। सूरज से हमें विटामिन डी मिलती है। अब क्या है कि पहले लोग क्या करते थे, धूप में लोग बैठते थे, आपस में बातें करते थे, ठीक है। पर अब क्या है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अपने काम में ही बिजी रहते हैं, घर में मोबाइल चलाते रहते हैं और धूप में नहीं जा पाते हैं, जिससे उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसीलिए आजकल हड्डियों के रोग जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। रीजन बस इसका यही है। पहले भी रोग होते थे, ऐसा नहीं है, पर उन रोगों को वो रोग ठीक कैसे हो जाते थे, ठीक है। मतलब वो रोग अगर होने की स्टार्टिंग भी होती थी, लोग धूप में बैठे रहते थे, तो वो रोग जो है वहां पे रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती थी विटामिन डी की कमी से, और वो रोग हमारा बढ़ ही नहीं पाता था आगे, और वो हमारा ठीक हो जाता था। अब क्या है, हम लोग, हमारे रोग होते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, पर हम धूप में नहीं जाते हैं। धूप में नहीं जाते हैं, इस वजह से हमारी ये तकलीफ बढ़ती रहती है, ठीक है, और रोग बनाती है, ठीक है। हड्डियों के रोग हुए, ये कई सारे रोग बना देती है। ये हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यक है। मतलब खनिज लवण का भी हमारे शरीर में महत्वपूर्ण योगदान है। फिर उन्होंने कहा है कि कुछ सोर्स दर्शाए गए हैं, तो वो सोर्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। फिर कह रहे हैं अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आप सारणी 1.2 में प्रेक्षण को लिखते समय इस बात को ध्यान में अवश्य देखना होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकती है। मतलब कच्ची सामग्री में पोषक तत्व जो होते हैं अधिक मात्रा में होते हैं। उसी सामग्री को जब हमने सब्जी बना के पका दिया, तो उसमें पोषक तत्व जो होते हैं, पर इससे कम होते हैं, इसमें बहुत कम हो जाते हैं, इसमें हमारे ज्यादा होते हैं। अगर आप पालक को कच्चा खाओगे तो बहुत फायदा करेगी, ठीक है। अगर उसी पालक को आप पका दोगे तो उसमें थोड़ी सी उसकी मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये करें, इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध भोजन है। तो चावल में सबसे ज्यादा क्या होता है, चावल में, गेहूं में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और इन्होंने फास्फोरस भी बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हो फास्फोरस, यहाँ पे हमने देखा था फास्फोरस भी होता है इनमें, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे आगे चलते हैं, तो इन्होंने कहा है कि इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे मतलब हमारे क्या बोला था, रुझान, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, वही बात की जा रही है, ठीक है। तो आहारी रेशे क्या होते हैं, रुझांश होते हैं, मतलब फाइबर की बात की जा रही है, तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हमारे रेशे रुझांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुझांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। तो रुझांश किसमें पाए जाते हैं, रुझांश जो होता है मुख्यतः मेन रूप से वो पादप सोर्स जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। देखिए, इन रुझांश के मुख्य सोर्स साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां हैं, ठीक है। सब्जियों में सबसे ज्यादा रुझांश पाया जाता है, सब्जियों में, ठीक है। और फलों में बस हम सब्जियां कच्ची खाते नहीं है, पर फलों को हम कच्चा खाते हैं, तो फलों में रुझांश में मिल जाता है, ठीक है। रुझांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान करते हैं, रुझांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। क्या करते हैं, रुझांश हमारे लिए आवश्यक है पर कोई पोषक नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, इसका भी रीजन है, फिर भी यह हमारे भोजन के लिए आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुझांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। तो रुझांश का काम क्या है, रुझांश तो हमें कुछ देता नहीं है, ठीक है, पर हमारे शरीर को सही ढंग से चलाने में इसकी आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है भैया, रुझांश जैसे कि एक ऐसा चीज है, एक ऐसा अवयव है जो हम, जैसे कि हमने कुछ ऐसा खा लिया जो हमारे शरीर में पच नहीं पा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हमने खा ली हैं जिसको हमारा शरीर पचा नहीं पा रहा है, तो और जब पचेगा नहीं तो हमारे पेट से निकलेगा कैसे। तो क्या करता है रुझांश क्या करता है कि उन जो हमारे बिना पचे हुए जो भोजन होते हैं उनको हमारे शरीर से निकालने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो उसको आसानी से निकाल देता है।
ये कह रहा है कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, तो जल क्या ये तो हमने रुचांस का काम देख लिया। तो जल क्या करता है? जल जो होता है हमारे भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। मतलब जैसे कि हमने परख नली में अभी एक प्रयोग किया था, भोजन था, भोजन को पीसा, फिर हमने उसमें क्या मिलाया? जल मिला दिया। फिर जल मिलाने के बाद ही हमने उसमें कास्टिक सोडा और वो डाला था, सल्फेट डाला था। ठीक है, तो उसके बाद ही हमें पता चला था कि इसमें प्रोटीन है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमारा शरीर में जल जो होता है भोजन में मिक्स हो जाता है। जब वो उसको लिक्विड फॉर्म में तैयार कर देता है तो उस उसमें से हमारा जो पोषक तत्व होते हैं वो शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं अगर कन्वर्ट होगा तो वो हम पोषक तत्व ले पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जल का पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर इसको भरपूर मात्रा में पीते हैं, ठीक है, हर एज के हिसाब से उतने लीटर डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, उस मात्रा में अगर हम जल को टेक करते हैं, ठीक है, तो हमारा शरीर अच्छा चलता है, क्योंकि उससे हमें ऐसे अच्छे से पोषक तत्व जो है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। जैसे कि हमारे शरीर में जो पसीना निकलता है वो हमारे शरीर के अंदर जो जल होता है, ठीक है, शरीर के अंदर की गर्मी जो निकलती है वो पसीने के फॉर्म में निकलती है, और जो अपशिष्ट जल जो होता है वो हमारे टॉयलेट के रूप में निकल जाता है। फिर कह रहे समानता हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब जल जो होता है कई फॉर्म में हम ले सकते हैं, कोई भी चीज हो, दूध हो, शरबत हो, चाय हो, ये सब लिक्विड फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे जल की ही बात नहीं कर, इसमें भी क्या होता है, जल यूज होता है तो वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में जा रहा है। ठीक है, वो जल ही जा रहा है। क्रियाकलाप की बात की है, ये कह रहे हैं कि एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? मतलब कि एक किसको काटने की बात कर रहे हैं? एक टमाटर को काटने की बात कर रहे हैं, और दूसरा किसकी बात कर रहे हैं? नींबू को काटने की बात कर। जब हम इनको काटते हैं तो क्या होता है कि भाई इनको जब काटते हैं तो हमारे हाथ गीले हो जाते हैं। हाथ गीले हो जाते हैं, क्यों ऐसे गीला होता है ऐसा? तो क्योंकि इनमें क्या होता है, जल की मात्रा होती है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यान पूर्वक इसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको आपके ऐसे ताजे फल और सब्जी के बारे में पता चलता है जिनमें पानी की मात्रा नहीं होती? तो कुछ फल और कुछ सब्जियों की बात भी ऐसी कर रहे हैं, ठीक है, जिनको हम काटते हैं पर मतलब हाथ काटते समय गीले नहीं होते, हमारा चाकू गीला नहीं होता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उसमें भैया जल नहीं है। ठीक है, जब गीले हो जाते हैं तो समझ लो जल है। फिर कह रहे हैं, हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है, कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति सी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को पकाते समय भी हम उसमें जल डालते हैं। मतलब जल का यूज कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप में होता ही रहता है। खाद्य पदार्थों को पकाएंगे तो भी जल की आवश्यकता होगी, उसमें भी जल डाला जाएगा। अब बात करते हैं संतुलित आहार की। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इसको याद रखना, जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। ठीक है, पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसको क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। जो भी हम खा रहे हैं पूरे दिन में वो क्या है? आहार है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनको हमारे शरीर में आवश्यकता है। ठीक है, कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो, ना आवश्यकता से कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुचांस तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार देखो, हम जो पूरे दिन में खा रहे हैं वो क्या है? आहार है। अगर यही जो हम आहार खा रहे हैं इसमें आवश्यक मात्रा में जो हमारे पोषक तत्व कौन कौन से? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, ये 5 पोषक तत्व हो, साथ में उसमें रुचांस भी हो और जल भी हो, तो इस टाइप से युक्त जो भोजन है उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। तो ऐसा आहार जिसमें हमारे सारे पोषक तत्व हो, साथ में जल और रुचांस हो, उसको हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे हमारा क्या लिखा है? आगे यहाँ पे लिखा है इन्होंने, क्या आप सोचते हैं? क्या भैया हम सोचते हैं?
क्या सोचते हैं भैया, हम तो कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपनी एज के हिसाब से भोजन लेना होता है। छोटे बच्चों के भोजन में प्रोटीन ज्यादा होने चाहिए, ऐसे ही इसी प्रकार से हमारे भोजन में डिवाइडेशन होता है। अभी हम देखते हैं, ये कह रहे हैं प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, तो आंसर हो जाएगा नहीं। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल निर्भर करता है, ठीक है, बिल्कुल निर्भर करता है। तो ये कह रहे हैं कि क्या नहीं, एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं कि नहीं। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप एक सप्ताह में जो जो खा रहे हैं, जो जो खा रहे हैं उसमें अब आपके पास लिस्ट तो है ही, ठीक है, उसमें से चेक करिए कि इसमें कौन सी चीजें, उसमें कौन सी चीजें, इसमें कौन सी चीजें। तो आपको पता चल रहा है, पता चल जाएगा कि आपने कितने पोषक तत्व लिए हैं, सभी पोषक तत्व लिए हैं या नहीं लिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, ठीक है, मूंग व चना, किण्वित भोजन। किण्वित भोजन क्या कहते हैं? किण्वित भोजन जो होता है वो होता है हमारा, जैसे कि हमारी ब्रेड बनाई जाती है, ठीक है, ब्रेड कैसे बनती है? उसको किण्वित किया जाता है, मैदे को रख दिया जाता है गूंद के, ठीक है, डो बना के उसका रख दिया जाता है, उसमें ईस्ट वगैरह मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? किण्वित हो जाता है। किण्वित मतलब उसमें किण्वित मतलब वर्ड नहीं आ रहा है मेरे पास, तो मतलब वो फूल जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, दही जमाते हैं। दही हमारा दूध होता है, दूध में हम थोड़ा सा दही वगैरह मिला देते हैं, तो वो मतलब हमने उसका किण्वन कर दिया है, तो किण्वन करके वो क्या हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया हम बोलते हैं, ठीक है। किण्वन करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएंगे दही को जमाने वाले, तो वो हमारा दही गुड बैक्टीरिया उनको बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। तो किण्वन हम उसको कहते हैं। जैसे मिस्सी रोटी इन्होंने बताया है, थेपला अनाज व दालों से बना थेपला जो बनाया जाता है वो भी किण्वन करके ही बनाया जाता है, उसको किण्वित भोजन कहते हैं। दक्षिण भारत में भोजन जैसे, ठीक है, दक्षिण भारत का भोजन जो होता है मोस्टली किण्वित करके ही बनाया जाता है। आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको संतुलित आहार खाने के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजें, मतलब बहुत सस्ती सस्ती चीजों में भी ये सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे दाल हुई, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, इन सब में सत्तू, केला, गुड़, इन सब में हमारा कोई ना कोई पोषक तत्व उपलब्ध होता ही है। ये कह रहे उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इन सब चीजों से पोषक तत्वों वाला हम अपना सामग्री तो ले आए, पर पकाने का तरीका जो है वो हमारा गलत है। हम पका कुछ इस तरीके से रहे हैं कि हमारे सारे पोषक तत्व तो मर गए। जब सारे पोषक तत्व मर गए तो हमारा जो बचा हुआ, मतलब बना हुआ खाना जो है उसमें क्या पोषक तत्व होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जब पोषक तत्व ही नहीं होंगे, हम उसको खाने के बाद हमें कोई पोषक तत्व मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो यही बात बोल रहे हैं। ये कह रहे पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होगी भाई। ये कह रहे हैं पोषक तत्व नष्ट ना हो, क्या आप जानते हैं पकाते समय कुछ पोषक तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारी कच्ची सामग्री जो होती है, मतलब जो बिना पकी हुई चीज होती है, उसमें ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। जब हम उसको पका देते हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, कमी तो होगी पर इतनी कमी नहीं होगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उपस्थित विटामिन कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात आपको समझ में आई होगी। जैसे कि हम क्या करते हैं, फलों को खाते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, फलों को पहले काट लेंगे, उसके पीस कर लेंगे, इस तरीके से अलग अलग पीस कर लेंगे फलों के, ठीक है, फिर बाद में उसको धुल देंगे। तो इसमें जो पोषक तत्व हो जाएंगे, कुछ पोषक तत्व जो है वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। सब्जियों के साथ भी लोग ऐसा करते हैं, दाल के साथ भी लोग ऐसा करते हैं, पहले उसको बीन दिया फिर धो दिया। और दाल को धो कितनी जा रहे हैं, 4 बार 5 बार 6 बार धोते ही जा रहे, धोते जा रहे, धोते जा रहे, धोते जा रहे, वो तो करते ही जा रहे हैं, बाल साथ में उसके पोषक तत्व ही नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसे ही सब्जियों के साथ करते हैं, जैसे सोया है या धनिया है,
ठीक है, हमने क्या किया, पहले उसको काट लिया, फिर उसको धो दिया। अब क्या है, अब धो तो दिया है तो उसके सारे पोषक तत्व भी धुल गए, ऐसा समझिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा ये, ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट पेज। ठीक है, हालांकि चैप्टर हमारा आज की क्लास काफी लंबी हो गई है, डोंट वरी, हमारी आगे की क्लासेस इतनी लंबी नहीं होंगी। अगर आपको चाहिए कि हाँ एक बार में पूरा चैप्टर पढ़ा दें तो हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल में मैथ्स की क्लासेस भी चल रही है, हम धीरे धीरे आपके मतलब इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट की क्लासेस लगाएंगे। ठीक है, लेकिन आपकी डिमांड रहेगी तो ही, अपने मन से नहीं। यहाँ पे क्या करें, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद जो होता है बढ़ता है। ठीक है, अगर आप कच्ची पालक खाओगे उसका टेस्ट अलग होगा, कच्चा आलू खाओगे उसका टेस्ट अलग होगा, आप नहीं खा पाओगे। अगर उस आलू को आप पका दोगे तो उसका टेस्ट लाजवाब होगा, आप खाते ही रहोगे। ठीक है, तो उसका पकाने के बाद भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन को पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। जैसे क्या करते हैं कि हमने मान लो दाल बनाई, दाल में पानी ज्यादा हो गया, अब हम क्या करेंगे, पानी को फेंक दे रहे हैं। तो भाई पानी उस पानी में भी पोषक तत्व है, वो फेंक दिया आपने, मतलब वो तो बेकार ही हो गया। ठीक है, कहने पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। तो ये कह रहे हैं कि पकाने से अगर विटामिन सी जिसमें है उसमें उसको हम पकाते हैं तो क्या होता है कि विटामिन सी जो होता है वो उसका विटामिन सी जो होता है उसमें से नष्ट हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ चीजें ऐसी, जैसे फल तो हमारे कच्चे ही खाए जाते हैं, पक्के नहीं खाए जाते हैं, पर कुछ सब्जियां जो होती हैं उनको भी हमें कच्चा खाना चाहिए। जैसे टमाटर हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ। ठीक है, और पत्तेदार सब्जियां हुई, जैसे पालक को खाया जा सकता है, धनिया को खाया जा सकता है कच्चा। इन सब चीजों को भी हमें कच्चा खाना चाहिए। फिर कह रहे पूजो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम है, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा था कि वसा में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ये जो बूझो है, इस लड़के का नाम है बूझो। बूझो ने सोचा कि जब हमें वसा से एनर्जी मिलती है तो हम हर समय वसा वाला भोजन खाएंगे जिसमें खूब सारी वसा हो। तो वो क्या करेगा, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। उसको ये बात भी पता थी, ये बात भी हमने पढ़ाई थी कि अगर हम एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मतलब एक कटोरी चावल लेते हैं और एक कटोरी घी लेते हैं, घी में भी वसा है और कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल में भी कार्बोहाइड्रेट है। सॉरी, चावल की बात नहीं कर रहे थे, वसा हम, हाँ, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती थी और वसा से भी ऊर्जा मिलती थी। उसे क्या चाहिए, उसे कार्बोहाइड्रेट और वसा से कोई मतलब नहीं है, उसे तो ऊर्जा से मतलब है। तो उसने सोचा कि इस कटोरी में भी चावल है और इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और इससे हमें ऊर्जा मिल रही है। इस कटोरी में वसा है, क्या है, वसा में हमने घी लिया है, इससे भी हमें ऊर्जा मिल रही है। हम क्या करते हैं, इससे तो ज्यादा ऊर्जा मिलती है, वसा से हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है, हमको ये पता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें कम ऊर्जा मिलती है। तो हम क्या करते हैं, घी चढ़ा जाते हैं, घी चढ़ा जाते हैं मतलब घी पी जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा मतलब नहीं करना है आपको कि आपको एक कटोरी ये और एक कटोरी, दोनों में कंपेयर कर रहे हो और देख रहे हो कि इससे हमें वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलती है, तो इसी की तुलना में इसी इतनी ही मात्रा में आप घी चढ़ा गए, कोई तेल चढ़ा गए, खुद के ऊपर चढ़ा गए का मतलब पी गए। ठीक है, ये नहीं करना है। फिर उसने तली हुई चीजों, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो उसे मतलब उसने क्या किया, तेल चढ़ाने का मेरा मतलब ये भी हम इससे भी ले सकते हैं कि उसने सिर्फ तेली वाली चीजें खाई जिसमें वसा होती, तेल वाले पकौड़े, तेल वाले समोसे, तेल वाली रबड़ी, मतलब घी वाली रबड़ी, पेड़ा, मलाई, इन सब में क्या भरपूर मात्रा में वसा होती है। तो उसने सिर्फ ऐसी ही चीजें खाई जिसमें वसा होती है। फिर क्या हुआ, क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? भाई ठीक कैसे होगा, जब इतना तेली खाना खा रहा है तो ठीक नहीं हो सकता है। तो निसंदेह नहीं, इतना अति वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे के कारण बनती है। भाई मोटे हम किस लिए होते हैं, जब आदमी जरूरत से ज्यादा वसा लेते हैं तो क्या हो जाता है भैया, हम मोटे हो जाते हैं।
ठीक है, अभावजन्य रोग। ठीक है, अब बात मोटे हो जाते हैं, मतलब हमारे अंदर फैट बढ़ जाता है। ठीक है, अभावजन्य रोग, अभावजन्य मतलब किसी एक चीज की कमी हो जाना, अभावजन्य रोग। ये कह रहे हैं एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, और एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अलावा अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो मतलब क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है, तो वो एक निश्चित भोजन मतलब डेली अपना भोजन खाता है, लेकिन उसके भोजन में क्या है, आज इस चीज की कमी है, आज उस चीज की कमी है, लेकिन कुछ दिनों से हम पा रहे हैं कि उसके भोजन में डेली इस चीज की, मान लो हमने कार्बोहाइड्रेट ले ली, उसके डेली भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है। बाकी चीजें तो खा रहा है प्रॉपर मात्रा में, सारी चीजें विटामिन ले रहा है, हर चीज ले रहा है, मतलब 5 पोषक तत्वों में से 4 पोषक तत्व वो ले रहा है, पर एक पोषक तत्व जो है डेली उसकी कमी हो रही है। तो वो कमी, जब ये कमी जो होती है, मतलब वो अगर लंबी अवधि हो जाए, कई ज्यादा समय से वो ये इसी तरीके का भोजन खा रहा है कि उसको वो पोषक तत्व नहीं मिल रहा है भोजन में, तो उसके शरीर में वो जो पोषक तत्व है उसका अभाव हो जाएगा। अभाव मतलब कमी आ जाएगी, और जब कमी आ जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, रोग उत्पन्न होगा, उसके शरीर में विकृतियां आ जाएंगी, मतलब हाथ पैर टेढ़े हो सकते हैं, कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो क्या ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। मतलब किसी चीज के, किसी पोषक तत्व का अभाव हो गया, उससे जो रोग उत्पन्न हुआ उसको अभावजन्य रोग। अभाव का मतलब कमी, जन्य मतलब पैदा होना, रोग मतलब रोग। ठीक है, किसी चीज की कमी से पैदा होने वाला रोग। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना, चेहरे पे सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा पर बीमारियां, पेचिस। तो अगर मतलब अगर हम वसा जो है वो नहीं ले रहे, वसा नहीं, प्रोटीन अगर हम नहीं ले रहे, ठीक है, अपने डेली भोजन में, हमारा कुछ समय से हम डेली भोजन में प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से कौन कौन से हमारी वृद्धि, अगर कोई बच्चा नहीं ले रहा है तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, चेहरे पे सूजन आ जाएगी, बालों का रंग उड़ जाएगा। ठीक है, बच्चों के बालों के रंग जैसे ब्लैक है तो ब्राउन होने लगेगा, बड़े हैं तो उनका बालों का रंग जो है व्हाइट होने लगेगा, त्वचा पे बीमारियां होने लगेगी, पेचिस वगैरह आने लगेगी, ये सब चीजें हो सकती हैं। फिर अगर यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही आहार में एक लंबे समय तक वो अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। मतलब अगर हम प्रोटीन भी नहीं ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ले रहे हैं काफी लंबे समय से, ये कोई बच्चा नहीं ले रहा है, तो उसकी वृद्धि जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब 20 या 25 साल का लड़का है, वो चाहता है कि हम तो भैया जवान होना चाहते हैं, तो हम ना प्रोटीन लेंगे ना कार्बोहाइड्रेट लेंगे, तो हमारी वृद्धि तो रुक जाएगी। मतलब हमारी वृद्धि रुक जाएगी क्या मतलब हम बूढ़े ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ पे बच्चों की बात की जा रही है, मतलब उसकी वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, और अगर कोई बड़ा ऐसा करता है तो वो बीमार होने लगेगा। ठीक है, उसका शरीर जो है ग्रोथ नहीं करेगा, वो दुबला पतला होके सूख जाएगा, कांटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। ठीक है, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ रहेगा। ठीक है, मतलब चल भी नहीं पाएगा। विभिन्न विटामिनों, खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें कुछ सारणी में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जाती है। मतलब अब जब हमें अभावजन्य रोग हो जाता है तो हमें कैसा भोजन लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक है, इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है, या वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये बताया है कि हम चाहे पश्चिम से हो, हम चाहे दक्षिण से हो, हम चाहे किसी भी देश से हो, पर हमने एक चीज कॉमन पाई है, हर जगह के भोजन में हमारे आवश्यक पोषक तत्व होते ही हैं। वो खाना जो होता है इस तरीके से हमारा एक डिजाइन किया गया है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें सारे पोषक तत्व आ जाते हैं। तो खाना बनाते टाइम भी हमें अपने घर में ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खाना बना रहे हैं उसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित हैं कि नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है विटामिन खनिज लवणों के अभाव से होने वाले कुछ रोग यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे विटामिन ई, ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से छीड़ता दृष्टिहीनता, मतलब आंखों की बीमारी हो जाती है।
लक्षण क्या होगा? हमें कमजोर कमजोर हो जाएगी दृष्टि, मतलब कम दिखाई देगा, और अंधेरे में कम दिखाई देगा। ठीक है, अंधेरा जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, यहाँ पे हम रतौंधी भी लिख सकते हैं। कभी 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 पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, विटामिन बी 1 की कमी से वेरी वेरी हो जाता है। वेरी वेरी में क्या हो जाता है? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है, मतलब दुर्बल हमारा शरीर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा शरीर, हमारे अंदर ऊर्जा ही नहीं रहेगी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी क्या रूप होता है कि मसूड़े जो होते हैं, ठीक है, उसमें से खून निकलने लगता है। अगर घाव हमारे शरीर में हो जाता है, वो घाव जो होता है उसको भरने में काफी ज्यादा समय लगता है। कभी कभी हो जाता है कि हमारी चोट लग जाती है, हम कुछ करते भी नहीं है, कोई दवा नहीं लगाई, लेकिन अपने आप शरीर जो होता है, हमारी चोट जो होती है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, हो जाती है ना। तो वो हमारे तब ठीक होती है जब हमारे क्या बोलते हैं, हमारे शरीर में विटामिन सी जो है जितना होना चाहिए उतना है। ठीक है, फिर है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स क्या होता है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। जैसे कुछ लोगों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, तो अस्थियां तभी मुड़ती हैं जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। कैल्शियम जो होती है, कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है, मतलब दांत जो होते हैं वो घिसने लगते हैं, अस्थियां भी हमारी पतली होने लगती हैं। अस्थियां मतलब हड्डियां हो जाती हैं कमजोर। ठीक है, कमजोर अस्थियां हो जाती हैं, दंत क्षय हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा, जिसको गाइटर बोलते हैं, घेंगा हो जाता है, यहाँ पे गले में हो जाता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, और बुद्धि भी कम हो जाती है। तो गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, तो विकलांगता भी आयोडीन की कमी से हो जाती है। लोह की कमी से अरक्तता हो जाती है। अरक्तता मतलब कमजोरी, रक्त जो होता है कम, हाँ, अगर हमारे शरीर में खून कम होगा तो हमारा शरीर जो है वीक वीक महसूस करेगा, वीकनेस आ जाएगी हमारे शरीर में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ मुख्य शब्द पढ़े हैं। संतुलित आहार, तो संतुलित आहार वो हमारा भोजन होता है जिसमें हमारे 5 पोषक तत्व, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और जल और रुक्षांश हो। ठीक है, बेरी बेरी विटामिन बी 1 की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक तत्व, ठीक है, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, ये सारे हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, इन सबको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हम चलो ये सारांश भी पढ़ लेते हैं एक बार। हम अगर ये पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं टाइम भी कितना हो गया है। टाइम भी ज्यादा हो गया है ना, काफी लंबी क्लास हो गई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। ठीक है, इतनी लंबी क्लास नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया था, इसको पढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लो, और हमारे ऐप जोजस स्टडी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहां नाम हम आपको बता रहे हैं जोजस स्टडी, पर नाम जो है वहां पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, पर जोजस स्टडी डालोगे तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। ठीक है, वो क्या, ऐसा भोजन क्या होता है? संतुलित आहार होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि के लिए तथा अनुरक्षण मतलब हमारे शरीर की रक्षा के लिए होता है। और विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। ठीक है, रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल की मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अधिक अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। इसके बाद हमारी क्या है? एक्सरसाइज है। ठीक है, क्या है? हमारी एक्सरसाइज है। आप यहाँ पे देख सकते हो, कुल हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है। क्लास पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।